नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कृषि बिल एक ऐसा बिल जो किसानों के लिए सरदर्द है या सरकार के लिए सरदर्द है, कुछ कहा नहीं जा सकता। पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेक रही हैं इस कृषि बिल पर। बार बार चर्चा हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर की बातें हो रही हैं, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जहां जिस प्रदेश में लागू है वहां के किसान परेशान हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में किसान धरने पर हैं और इसलिए धरना दिया जा रहा है कि जिस कंपनी से उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो किसानों के पैसे को लेकर भाग गई है, फरार है, उसका कहीं अता पता नहीं है और किसान अपने पैसे को लेकर मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और कृषि बिल में इस मेंशन किया गया है, कृषि बिल में, वो आखिर क्या सही है? हम इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अतुल श्रीवास्तव जी, जो बीजेपी से हैं, और दिल्ली से कांग्रेस नेता चंद्रेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी। चंद्रेश सिंह जी, आप जो आपकी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके नेता राहुल गांधी और तमाम नेता जो हैं वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं और इस बात को लेकर के कि बिल पे संदेह है। उनका बिल पे संदेह इसलिए भी है क्योंकि ये ताजा उदाहरण जो अभी अभी मैंने बताया मध्य प्रदेश से आया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या सफल हो सकता है। क्या कहना है आपका? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपने अपने मंच पर हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले कुछ दिनों से कृषि विधेयक को लेकर लगातार किसान संगठन और दूसरे राजनीतिक दल लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने तो सदन में आंदोलन परजीवी शब्द का एक नया उदाहरण दे दिया। और मैं ये जानना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात है कि आप इस बात को समझिए कि हिंदुस्तान में जो किसान हैं उनके किसानों के हितों की अभिवृद्धि सरकार के द्वारा बनाए गए कानून में है कि नहीं है। किसान लगातार कह रहे हैं कि तीनों कानून को वापस ले लिए और आपके कृषि मंत्री कहते हैं कि कानून में काला क्या है। मैं बता रहा हूं कानून में काला क्या है। जी, आवश्यकता की वस्तुओं को जब हटा दिया जाएगा, जो चीजें अब आवश्यकता की नहीं रहेंगी, जो रोजमर्रा से हमारी जुड़ी हुई है, दलहन, तिलहन, प्याज, आलू, प्याज, ये सारी चीजें, तो इनकी काला बाजारी होगी कि नहीं होगी? क्या सरकार ने काला बाजारी को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है या देश की जनता को इस मामले में उन्होंने बताए हैं? दूसरी बात कि लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी था, है और रहेगा। तो यदि एमएसपी को लेकर सरकार इतनी वचनबद्ध है तो एमएसपी का प्रोविजन कानून में क्यों नहीं किया है? रही बात प्रधानमंत्री जी के बातों की, तो प्रधानमंत्री जी के बातों पर इसलिए विश्वास नहीं होता है क्योंकि 2014 से पहले और 2014 के बाद प्रधानमंत्री ने जितने वादे किए हैं, किसी भी वादे को प्रधानमंत्री ने आज तक पूरा नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने कहा था, आप उनके पुराने भाषणों को सुनिए कि मैं रेलवे के सबसे नजदीक हूं, रेलवे को नहीं बिकने दूंगा। रेलवे की क्या हालत की है, इस बात को आप समझिए। कोरोना के आड़ में देश के संसाधनों को औड़ी कौड़ी के भाव में अपने चंद उद्योगपतियों को बेचने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। इस देश के साथ छलने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सरकार में दया रो रही है, हया सिसक रही है, हैवानियत पनप रही है, इंसानियत तड़प रही है, धन के दया सिसक रही है, रो रही है। आपका और धन के धामार में कर्तव्य को शर्म आ रहा है। अन्याय की अदालत में न्याय को अब लाज आने लगा है। ऐसी ये सरकार, बहुरूपीय सरकार, जो भारत की जनता को लगातार छलने का काम कर रही है, इसलिए प्रधानमंत्री के बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। और भी जो आपके कृषि मंत्री ने, चंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं जवाब लेना चाहता हूं अतुल जी से, जो बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडियो में। जी, क्या कहना है? अभी चंद्रेश जी ने जो बातें कही हैं कि प्रधानमंत्री के वादे पूरे नहीं होते, जुमले होते हैं। जी, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पूर्व तिथि है, हम उनको नमन करते हैं। हमारे तरफ से भी सिंह
कांग्रेस के नेता हैं, जी अपनी पक्ष की बात रख रहे हैं। जी विपक्ष के जितने भी विपक्ष हैं वो सब अपनी ही अपनी बात रखते हैं। जी आज हमारे प्रधानमंत्री जिस ढंग से, जिस नेतृत्व से हिंदुस्तान के को चला रहे हैं, वो हम तो नहीं समझते हैं कि इसके पहले या आगे कोई इस तरह से हिंदुस्तान को चलाएगा। रही बात आप बताइए, आप कैसे ये बात कह सकते हैं हिंदुस्तान को? जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो इस देश के बच्चों के पैर में चप्पल नहीं थे, इस गांव में विद्यालय नहीं थे, घर घर तक विद्यालय और हर घर में हर पैर में चप्पल देने का काम भारत जो आज तक बढ़ा है, 1 साल लगभग होने जा रहे हैं कोरोना काल के, और आपकी पूरी अर्थव्यवस्था बंद रही, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई बड़ा खतरा नहीं दिखा। इसका मतलब कि 70 साल में हमने मजबूत अर्थव्यवस्था दिया था, जिससे कोरोना जैसी महामारी भी हिला नहीं सकी। आप ये बताइए कि आपने 6 सालों में क्या किया है? आपने जिन संसाधनों का निर्माण कांग्रेस ने किया, उससे बेचकर राजनीतिक पार्टी का कार्यालय बनाने का आपने काम किया है। आपने जनता को धोखा देने का काम किया है। आप लगातार जनता को छलते जा रहे हैं, और जब भी सरकार के जी से वही जवाब मांगते हैं। जी जवाब दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ जी देखिए, चंद्रेश जी जो कह रहे हैं जी। विपक्ष की बात। अरे आपके सरकार की जब भी 7 कटघरे में खड़ी हुई है, तब आपने कोई ना कोई पैतरा चला है। आप जनता को छलने का काम कर रहे हैं। आप क्या बात करेंगे? आप एक बात आपने रोजगार की क्या स्थिति है, बात करिए। आपने भारत में कितने रोजगार दिए हैं 2014 से लेकर अभी तक, और जिस देश में आप रोजगार नहीं दे सकते, आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर हो जाओ। बताइए क्या बात कर रहे हैं आप? रोजगार की स्थिति भारत में बताइए। छलना छोड़ दीजिए भारत को, जी जनता को छोड़ना छोड़ दीजिए। जनता सब जानती है। कुछ भी लेकर के आते हैं, विपक्ष लेकर के सामने खड़ा हो जाता है। सबसे बड़ी चीज, अरे 70 सालों में आपने क्या किया है? महंगाई को लेकर आपने गैस सिलेंडर लेकर सड़क पर उतरे थे कि नहीं उतरे थे? सर चंद्रेश जी अतुल जी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का क्या मतलब है? जी किसान आंदोलन का मतलब यह है सर कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात की गई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है समवर्ती सूची का विषय है, जबकि फार्मिंग कृषि जो है वो राज्य सूची की विषय है। जी अब इसमें जो छोटे और मझौले किसान हैं, उनके हितों की अभिवृद्धि और उनके अधिकारों की सुरक्षा सरकार कैसे कर पाएगी? इसके लिए सरकार का क्या एजेंडा है? आप सोचिए, मैं भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, मैं देवरिया से संबंध रखता हूं सर, और मेरे जिले में मैं देखता हूं कि बहुत छोटे छोटे किसान हैं, 2 बीघे 4 बीघे 5 बीघे वाले, उनके ऊपर अतुल जी की भी बातें सुन लेते हैं। चंद्रेश जी, अतुल जी की भी बात सुन लेते हैं। जी सरकार ने कहा है कि वो किसान, हर किसान को जिनके पास अपनी जमीन है, जो कभी पड़ती पड़ जाती थी, किसान बोता नहीं था, जोत नहीं पाता था, धन के अभाव में है, जैसे भी सरकार ने व्यापारियों के माध्यम से ये कहा कि हम उनको बीज देंगे, हम उन्हें खाद देंगे, समय समय पे हमारी मॉनिटरिंग होती जाएगी, जितना से फसल उगेगा हम उसको। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ एक ताजा उदाहरण, अभी आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, मैं आपको छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारे यहाँ एक बार देवरिया में, आप भी जानते हैं, पहले चीनी मिलों का भंडार होता था जी। तो हमारे यहाँ बजाज कंपनी ने एक चीनी मिल खरीदा, और 1 साल उसने बीज खाद किसानों को दिया, और दूसरे साल वो वापस नहीं आई। अब किसान क्या करेंगे? जब उद्योगपति को लाभ नहीं दिखेगा उसे, तब वो कृषि छोड़कर अपना कॉन्ट्रैक्ट भाग जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों को, जो छोटे छोटे किसान हैं, उनको इन कॉन्ट्रैक्ट की समझ नहीं होती है। मैं तो कह रहा हूं, आप मीडिएटर मझवलिया खत्म करना चाहते हैं, बिचवलिया खत्म करना चाहते हैं, सरकार क्यों नहीं बिचवलिया बन जाती? मैं तो कह रहा हूं कि उद्योगपतियों से ऑर्डर सरकार ले, सरकार एक स्वतंत्र विभाग का गठन करे, उपज को सरकार खुद खरीदे और उनकी मांग को पूर्ति करे। इसमें किसानों के हितों की अभिवृद्धि भी हो जाएगी, उनके हितों की सुरक्षा भी हो जाएगी, और छोटे किसान भी खुशहाल संपन्न हो जाएंगे। जी अतुल जी आप सीधे उद्योगपतियों के मुंह पे आप दे रहे हैं। चंद्रेश जी बहुत अच्छा सुझाव दे रहे हैं, हम इस पे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे अतुल जी का। जी अतुल जी, आपकी ये सुझाव राकेश टिकैत या वो किसान सरकार के सामने जब बैठती है, 11-12 बार ये बैठक हो चुकी है, क्यों नहीं रखी जाती है? उनको रखना चाहिए, हमेशा रखी जाती है। समझिए, राकेश टिकैत हो या जो भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो किसी संगठन है, कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना सहयोग दिया है, समर्थन दिया है। समझिए,
अब बात यहाँ पर यह आती है कि सरकार ने इस कानून को बनाने से पहले कृषि संगठनों से और विशेषज्ञों से राय लेना उचित क्यों नहीं समझा? सरकार ने कानून को बनाने से पहले कृषि संगठनों से, विपक्ष से, भारत के प्रमुख नेताओं से और कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेना क्यों नहीं समझा? रात के अंधेरे में कानून बनाने का मतलब कहीं ना कहीं शक होता है। आपने कहा था रेलवे नहीं बेचेंगे, आपने अडानी अंबानी को रेलवे बेच दिया। अडानी के पॉकेट में हाथ डालेंगे तो अमित शाह निकलेंगे और अंबानी के हाथ में पॉकेट में हाथ डालेंगे तो अब नरेंद्र मोदी निकलेंगे। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी, जो आपके भी प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, अडानी और अंबानी के हाथ की कठपुतली है। और भारत की योजनाएं भारत के संसद में नहीं बन रही है, अडानी अंबानी की फैक्ट्री में बन रही है। उनके कारपोरेट तय कर रहे हैं कि देश में कौन सा कानून बनेगा और नहीं बनेगा। आपने कानून बनाने से पहले संसद में इस पर विस्तृत चर्चा क्यों नहीं किया? इसलिए शक होता है आपके ऊपर। आपने रोजगार का वादा किया था, पूरा नहीं किया, इसलिए आप पर शक होता है। शब्दों का इस्तेमाल जुमलों से सरकार नहीं चलती, जुमलों से सरकार नहीं चलती। अतुल श्रीवास्तव जी की भी बात सुननी चाहिए चंद्रेश जी, इनको बात अपनी रखने दीजिए। जी अतुल जी। जनता नेतृत्व प्रधानमंत्री को अपने नेतृत्व कर करके भेजती है जी। आंदोलन ये लोग तो प्रधानमंत्री कोई भी कानून बनाएंगे, प्रधानमंत्री कुछ भी कर देंगे। प्रधानमंत्री चीन पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपके प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाले थे और 2 महीने में चीन का नाम लेने से डर रहे हैं। भारत की संप्रभुता उनके शासन में खतरे में। आप कह रहे हैं कि सरकार ने चुनकर भेजी है। आज का न्यूज़ देखिए, चीन तो प्रधानमंत्री आपके नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? एलओसी से पीछे हट रही है। चीन बॉर्डर में आ कैसे गई? पीछे हट रही है ये बात ठीक है, आगे आ कैसे गई? इसका जवाब कौन देगा आपको? अरे आ गई है तो उसमें ऐसा नहीं कि हमारे रक्षा मंत्री या अरे आ गई है, कैसे आ गई, इसका जवाब चाहिए ना। और प्रधानमंत्री ने आपका कहा कि नहीं कहा, हमारी सीमा में ना कोई घुसा है और ना ही हमें कोई क्षति पहुंचाया है। तो क्या भारत के सेना चीन में गए थे? जवाब तो चाहिए ही चाहिए, इसका जवाब तो चाहिए ही चाहिए। जी अतुल श्रीवास्तव जी, पीएम मोदी ने कहा था कि ना कोई घुसा है और ना ही कोई घुस पाएगा जी, लेकिन अब जब घुसा ही नहीं तो पीछे हटने वाली बात कहां से आ रही है? बात कहां से आ गई? जी भाई एलओसी का मामला है जी, चाइना उसमें लगातार दखलंदाजी कर रही थी जी, हमारे रक्षा मंत्री की बात नहीं सुन रही है, प्रधानमंत्री की बात नहीं सुन रही है जी। एक्शन तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है? खैर क्यों नहीं सुन रही है? ये मुद्दा क्यों नहीं सुन रही है? हम किसानों के मुद्दे पे हाँ, हैं। इसका जो भी जवाब होगा हम अगले बहस में इसे जरूर सम्मिलित करेंगे, लेकिन हमारा मुद्दा जो है कृषि से संबंधित है, कृषि बिल से संबंधित है, तो हम कृषि बिल से संबंधित ही बात करेंगे। हम ये चाहते हैं कि यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आ रही है उसके जो दुष्परिणाम हैं वो मध्य प्रदेश से दिख रहे हैं। तो इसकी आखिर क्या गारंटी है अतुल जी कि आपने जो बिल लेकर आपकी केंद्र सरकार आई है वह केंद्र सरकार का बिल जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसमें मेंशन है वो सही परिणाम देगा? इसकी क्या गारंटी है? तो स्वाहा जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बैतूल में घटना हुई है, जी, जो बातें हुई हैं, तो कृषि को उद्योग का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करिए, कृषि को उद्योग का दर्जा दे दीजिए। पहले जवाब दे लेने दीजिए। जी बताइए। ये अभी तो इधर एक आंदोलन को लेकर के चल रहा है जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है जी। मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जी, नहीं कि नहीं ठीक होगा जी। ये भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी अपने लाइन लेंथ पर ठीक करेंगे और ये समस्या तो शुरुआती दौर में चलती रहती है। कौन सी सरकार है जिसके सरकार चली हो समस्याएं नहीं आई हो? जी जी, कौन सी सरकार है? एक बार सर एक मिनट सर जी। एक बार महाभारत के युद्ध से पहले शकुनी ने भीष्म पितामह से पूछा कि महाभारत का परिणाम क्या होगा, जैसे ये करे ठीक हो जाएगा जी। तो भीष्म पितामह ने कहा कि यदि ये बात पूछना है तो भविष्य की गर्भ में क्या बातें हैं, या इन हवाओं से पूछो जिसमें बीज रहता है, या इस धरती से पूछो जिसमें बीज अंकुरित होता है। मैं वर्तमान हूं और शून्य में विश्वास रखता हूं। संभावनाओं से देश नहीं चलता है, केवल कोरी कल्पनाओं से देश नहीं चलता है। ठोस बातें आपको जनता के सामने रखनी पड़ेंगी। सबसे बड़ी बात है कि यदि किसानों की कोई आपत्ति है, देखिए एक तो बात समझ लीजिए, मैं राजनीति शास्त्र का भी विद्यार्थी रहा हूं और मैं कानून का भी विद्यार्थी रहा हूं और मैंने अर्थशास्त्र भी पढ़े। एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। यदि कोई सरकार कानून बनाती है
और कोई दबाव समूह उससे असहमत होता है तो स्वाभाविक है कि दबाव समूह आंदोलन के माध्यम से कानून को पीछे लेने के लिए या उस पर संशोधन करने की बात कहता है। यह एक राजनीतिक सामाजिक प्रक्रिया होती है। तो ये राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी है कि दबाव समूह के द्वारा जो विरोध उठाए जा रहे हैं, आप ये बताइए, यही वो किसान हैं जो कांग्रेस के समय में आंदोलन करते थे तो भाजपा के मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता उस आंदोलन में जाकर समर्थन करते थे कि नहीं करते थे? आज वही किसान अलगाववादी हो गए हैं। आज वही किसान आपको पाकिस्तान समर्थक लग रहे हैं। किसानों को सम्मान पूर्वक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप उनकी बात को कहने का अधिकार सरकार उनसे क्यों छीनना चाहती है? यदि वो सही है तो किसानों की बातों का दमन क्यों? अतुल श्रीवास्तव जी, अतुल जी, 26 जनवरी की जो घटना थी वो एक किसी भी तरह से हुआ, चाहे वो लाल किले पे झंडा फहराना हुआ या जो भी हुआ आंदोलन, या आपका किसान क्या ये जानती थी कि ऐसा हो जाएगा? निर्भया कांड के समय राष्ट्रपति भवन पर जब लोगों ने कब्जा किया था, ये वही लोग थे जब निर्भया कांड के समय राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किए थे, तब भाजपा के लोगों के जुबान में दांत नहीं था, तब उनकी जीभ से आवाज नहीं निकलती थी। और रही बात कि लाल किले पर लोग पहुंचे, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। और आपत्ति तो यह है कि भारत की सरकार ने लाल किले को 26 जनवरी को सुरक्षा करने में असमर्थ कैसे हो गई। ना तो आप भारत की सीमा को सुरक्षा दे पा रहे हैं और ना ही आप लाल किला को सुरक्षा कर पा रहे हैं। कल आप संसद की भी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। आप देश की सुरक्षा करने में असमर्थ हैं। नैतिकता के आधार पर सरकार छोड़ दीजिए। आपका सवाल सही है, छोड़ दीजिए। आप मैं चाहूंगा कि आपके सवाल का जवाब जो है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आपके सवाल का जवाब अतुल श्रीवास्तव। और रही भारत की बात तो आज भी कांग्रेस की मंच से मैं कह रहा हूं कि दामने अर्ज वतन चाक न होने दूंगा, कर्ज के फर्ज को बेबाक न होने दूंगा। भारत माता तेरी जिस्मत की कसम, तेरा आंचल कभी नापाक न होने दूंगा, तेरा आंचल कभी नापाक न। ठीक है, आप जी है, ठीक है। आपका आपकी जो शेरो शायरी है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जवाब दे लेने दीजिए जी अतुल जी, जी जवाब दीजिए, बताइए जी। अभी उन्होंने ये सवाल किया है कि आपकी जो सरकार है न लाल किले की रक्षा कर पा रही है, सुरक्षा कर पा रही है, और न ही सीमा की सुरक्षा कर पा रही है। जी जवाब दीजिए। पूरी सरकार हर जगह की सुरक्षा कर रही है, जी। कोई भी सरकार हो जी, वो अपने कार्य के प्रति एकदम सजग है जी। अब ये होने अनहोनी घटनाएं हो गई जी। हम ये नहीं कहते कि किसान आंदोलन के तहत किसी प्लान के अंदर उसमें भाजपा के एजेंट सामने आए, भाजपा सवाल के तो पदाधिकारी सामने आए। उठता है कि आप फेल हुए, आपकी सरकार फेल हुई सुरक्षा करने में, सवाल तो उठता है। जी दीजिए, जवाब दीजिए जी। जवाब नहीं है साहब, जवाब नहीं है इन लोगों के पास, जुमले जरूर है, जवाब नहीं है। देश ऐसे नहीं चलता है। और हमारी बात करते हैं, हमारी जड़ें इस देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है। इतने आसान हम लोग नहीं हैं। और आपका प्रधानमंत्री दक्षिणपंथी मूल्यहीन प्रधानमंत्री सदन में हमारे एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता के व्यक्तित्व पर रोने का भी काम किया है। आपके हृदय में कांग्रेस का व्यक्तित्व आंसू लाने का काम किया है। आप क्या मूल्यांकन करेंगे? आप जनता के बीच में झूठ बोलते हैं। हम मुद्दों को, उन्हीं मुद्दे को जनता के बीच में ले जाते हैं। हमेशा हमने प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स किया, हमने लोगों के जीवन में बदलाव के लिए पॉलिटिक्स किया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रमोट करने के लिए पॉलिटिक्स किया। आप देश को बांट कर सत्ता प्राप्त करने की पॉलिटिक्स किए। आप बहुसंख्यक की बात करते हैं। चलिए मैं आज एक मंच से आपसे पूछता हूं, जॉन रॉल्स ने एक सिद्धांत दिया था, अज्ञानता से पर्दा का। आप बताइए, बहुसंख्यक का हित की सुरक्षा तो मैं भी चाहता हूं हो, लेकिन अल्पसंख्यक का क्या होगा? इसका कोई जवाब है आपके पास? देश का प्रधानमंत्री बिना तलाक दिए अपनी पत्नी को छोड़ देता है और दूसरे के लिए 3 तलाक बिल लाता है। कभी आपने पूछा कि आपकी पत्नी को हित मिलेगा, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसके हितों का क्या होगा? कभी आपने पूछा? पे हम नहीं जाना चाहते, हम किसी के व्यक्तिगत आक्षेप आज तक ये लोग व्यक्तिगत अपेक्षित तो करते आए हैं। अब इनको इसी भाषा में जवाब मिलेगा। आपके पार्टी का मुद्दा होगा, ये आपकी पार्टी लाइन होगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। किसी के व्यक्तिगत जीवन में हम नहीं झांक सकते। हाँ, ये जरूर हम पूछ सकते हैं। आप सार्वजनिक उत्तरदायित्वों का जब निर्वाह करते हैं तो उस प्रक्रिया में आपके व्यक्तित्व का भी मूल्यांकन होगा।
हम यह जरूर पूछ सकते हैं कि आपसे जिस कृषि बिल का खुले दिल से आज कांग्रेस के मंच से आप विरोध कर रहे हैं, कहीं आपके पार्टी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सदन में कहा था कि किसानों को एक बाजार देना ही पड़ेगा, एक देश एक बाजार की संकल्पना करनी ही पड़ेगी, उसके लिए योजना बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे छोटे किसान हैं, जो 86% छोटे किसान हैं, उनको लाभ देने के लिए यह करना ही पड़ेगा। इस स्टेटमेंट को प्रधानमंत्री जी ने भी सदन में पढ़ा जी, और मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने यह बात कही, लेकिन कांग्रेस ने यह तो नहीं कहा कि कानून में एमएसपी नहीं होगा जी। कांग्रेस ने ये तो नहीं कहा था ना कानून में एमएसपी नहीं होगा। कांग्रेस कानून लाती, ऐसा होता तो हितों की सुरक्षा भी कांग्रेस करती। यह सरकार ने पूर्ण रूप से किसानों को एक तरह से उद्योगपतियों के हाथ में डाल दिया। एमएसपी की गारंटी की बात पर सरकार से न लड़िए, आंदोलन ये सरकार कह रही है, ये सरकार कह रही है। जो लोगों ने 70 साल, जिन लोगों ने 70 साल, जिन लोगों ने वापस लेने की मांग क्या जायज है सर? चंद्र जी देखिए ये तो इस बात को देखेंगे। सरकार, प्रधानमंत्री ने कल जो बात कर रहे थे, जो लोग 70 सालों तक देश का और सरकार का कानून जो भी बना अब तक उसका लगातार विरोध करते आए, अमेरिका के साथ परमाणु करार पर जो लोग वामपंथियों के साथ मिलकर वोटिंग करने का काम किए थे, इनके अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और सदन के नेताओं ने कांग्रेस के समय कृषि विधेयक पर क्या बयानबाजी की थी, जरा उसको भी सुन लीजिए और सुना लीजिए कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने भी विरोध किया था। हमने आपको विरोध करने का मौका दिया, लेकिन आप जब हम विरोध कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आंदोलन परजीवी है। जिन लोगों ने 70 साल सड़कों पर सिर्फ आंदोलन किया, आज वो दूसरे को आंदोलन परजीवी कर रहा है। जो आडवाणी के रथ पर बैठकर आंदोलन परजीवी के तहत भारत भ्रमण किया, वो आज दूसरे को कह रहे हैं आंदोलन परजीवी है। मतलब आप करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हमारी सिर्फ आपत्ति विशेष तौर पे देखेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब क्या है? मतलब कि कांग्रेस के कानून को लाना चाहती थी तो हमारी सरकार के ड्राफ्ट में और इस सरकार के ड्राफ्ट में बहुत अंतर है। हमारी बिल्कुल नहीं, हमारी सरकार की कानून ये कानून नहीं है। आपकी सरकार जब कानून लाना चाहती थी तो सही था, बल्ले बल्ले था, लेकिन अब यह सरकार ला दी है तो उसका करेक्टर ढीला हो गया है। क्या ये वही सरकार वही कानून लाई है जो कांग्रेस लाने चाहती है, वही लाना चाहती है? क्या हमारे कानून में था? नहीं, ये दो तरफा बात नहीं करिए आप लोग। नहीं, बिल्कुल दो तरफा बात नहीं है। हम एक तरफा बात कर रहे हैं, हम एक तरफा बात कर रहे हैं। इसमें दो बातें हैं कानून के अंदर। देखिए किसान भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि यदि सरकार एमएसपी को कानून में शामिल कर ले तो कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। एमएसपी के शामिल होने से ये लाभ मिलेगा। कई बार क्या होती है कि उत्तर प्रदेश के किसान हरियाणा और राजस्थान में उत्पाद को बेचने के लिए मजबूर होते हैं। एमएसपी के लागू होने से उनके फसल की जो उत्पाद है उसका मूल्य सुरक्षित हो जाएगा। जब एमएसपी पे है, बात जब न्यूनतम समर्थन मूल्य से है, एक मिनट, हाँ ठीक है। नहीं, पूरा बिल किसान संगठन यह कह रहा है कि पूरा बिल ही खारिज कर दीजिए। ठीक है, तो सरकार एक मिनट, सरकार आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए विपक्ष की भी एक मजबूत जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्र को मजबूत किया जाए। तो आप बिल्कुल, हमारी तो जिम्मेदारी है। ये सरकार विपक्ष की बात सुनती कहाँ है? विपक्ष की बात तो जमातियों की बात लगती है, विपक्ष की बात तो अलगाववादियों की बात लगती है। जी चंद्रेश जी, आप मेरी बात सुनेंगे क्या? जी चंद्रेश जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। जब बात एमएसपी पे है तो कम से कम यह कहना चाहिए किसान संगठनों को, आपकी पार्टी द्वारा यह समझाया जाना चाहिए, यह समझाइश होनी चाहिए कि
आप एमएसपी से बात करिए, एमएसपी पे बात करिए। देखिए पूरे कानून में एक मिनट, पूरे एक मिनट पूरे, ठीक है, किसान संगठन सारी बात को जानते हैं, सारी बात समझते हैं। किसान संगठन लगातार कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो अनौपचारिक है, इसलिए आप जो छोटे किसान हैं, मझौले किसान हैं, उनके हितों की सुरक्षा करने का कोई विशेष प्रयोजन करिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो लगातार से किसान संगठन, बिल्कुल, हमारी पार्टी शुरू से सुना रही है। हमारी पार्टी ने मनमोहन सिंह जी ने कोरोना काल में भी सुझाव दिया, चीन के माध्यम पर सुझाव दिया, लगातार हमारी पार्टी ये फार्मिंग या कृषि बिल पे आपने क्या सुझाव दिया है सरकार को? जरा आप ये बताइए, हम लोग लगातार कह रहे हैं कानून में, एक मिनट, पहला सुझाव तो पार्टी ने सरकार के लिए क्या सुझाव भेजा है कि कृषि बिल में हमारी पार्टी गलत है, उसको हटा करके उसके जगह पे ये लाइए, ये अच्छा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप हमसे ये चाह रहे हैं कि सरकार को हम सलाह दें। सरकार को सलाह अच्छा कहाँ लगता है? सरकार कहाँ सलाह सुनती है? पंजाब के किसान, आप बताइए, आप ये बताइए, आप बताइए, हम तो कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रियंका गांधी जी कल जो है उत्तर प्रदेश में जनसभा की है। आप उछल रहे हैं, ये अच्छी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना कांग्रेस की कदरत नहीं है। कांग्रेस स्वच्छ राजनीति करती है, और चूंकि किसान सत्य के रास्ते पर है, इसलिए हम किसान के साथ हैं। नहीं सर, स्वच्छ राजनीति है। वही पूछना चाहता हूं कि आपके स्वच्छ राजनीति हमने स्पष्टता है कहां? बिल्कुल है। हमने कहा कि दलहन, तिलहन, आलू, प्याज आवश्यकता की वस्तुएं नहीं रहेंगी तो इनका कालाबाजारी संभव होगा। उद्योगपति सस्ते दाम पर लेंगे और इन्हें महंगे दाम पर बेचेंगे। कि आखिर यह स्वच्छता आपको नजर आ रही है क्या कांग्रेस में? कांग्रेस एक विपक्ष के रूप में बोल रही है जी, और इनका ये काम है कि हम विपक्ष में हैं तो हम बोलेंगे। भाजपा कुछ भी करेगी, सरकार कुछ भी करेगी, एक मुद्दा है कि हमें इनके विरोध में चलना है जी। ये पूछ रहे हैं कि हम नहीं तो बोलने का मौका तो आप लोग भी दे रहे हैं ना, बोलने का मौका तो आप लोग भी दे रहे हैं। विपक्ष में आप बोलिए जी, आप विपक्ष में बोलिए, हम आंदोलन कर। आपने अच्छा किया ही क्या है कि हम आपका समर्थन कर दें, बताइए। एमएसपी पे गारंटी देने में आपको क्या दिक्कत है? एक माचिस आदमी एक अगर जो बनाता है उद्योगपति, तो उस पे भी एमआरपी लिख देता है, उससे कम पे नहीं बेचा जा सकता। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो जब हमारा किसान अपना अन्न उत्पादन करेगा तो उसके लिए गारंटी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए कि हमारा जो अन्न कृषि को उद्योग का दर्जा दे दीजिए, इतने रेट से कम में नहीं बिकेगा। ये देने में आप लोगों को क्या दिक्कत है? आप मौका दे रहे हैं, बीजेपी मौका दे रही है, सरकार मौका दे रही है विपक्ष को। अरे साहब समझिए इनको, इन्होंने एक मिनट, इन्होंने क्या कहा? लेकिन विपक्ष का भी काम है चंद्रेश जी, एक बात जान लीजिए। एक छोटा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक छोटी एग्जाम्पल मेरी। अच्छे बिल्कुल बिल्कुल भी है, बिल्कुल। एक मैं और वो सुझाव एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक मैं उदाहरण देता हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने सदन में कहा कि मैं मनरेगा खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि अब तक इस देश की 70 सालों की नाकामी का परिणाम मनरेगा है, प्रधानमंत्री ने कहा। अब जब कोरोना आया तो इस देश में मनरेगा सबसे बड़ा अस्त्र बनकर सामने आया और देश के गरीबों के हितों की अभिवृद्धि में सहायक हुआ। और मनरेगा की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो भारत के गांवों से भीख मांगने की परंपरा को खत्म कर दिया, उसे इन्होंने 70 सालों की नाकामी बताया। ये हमेशा अतीत को गाली देते रहे हैं, और जो शासक अतीत को गाली देता है वो कभी भी सुंदर भविष्य का निर्माण नहीं करता। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो फिलहाल चंद्रेश जी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अतुल बहुत धन्यवाद आपको भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि विपक्ष निशाना साधने में जुटा है और पक्ष जो है वो अपने जिद पे आ रहा है। कुल मिलाकर के किसानों की दशा कैसी होगी, दीनहीन दशा कैसी सुधरेगी, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।